हेलो व्यूअर्स, ज्ञान जगत बाय विनीता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कारम। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है सेल, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई और सीजी बोर्ड, ये सभी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम सभी जानते हैं जैसे कि हमको साइंस पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आइए और मुझे ज्वाइन करिए ताकि हम सभी मिल कर के साइंस को इजी बना सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं जो सेल है वो वहाँ से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल या कोशिका को जानते हैं कि आखिर होती क्या है। तो सेल जो है वो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो घर होता है वो ईंटों से बनता है। ईंटें जुड़ करके दीवार बनाते हैं और दीवार मिल करके एक कमरा बनाते हैं और बहुत सारे कमरे मिल करके एक घर बनाते हैं। वैसे ही जो हमारे शरीर है, शरीर में जो कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई है, या फिर हम बोल सकते हैं सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो सेल है, सेल मिल करके टिश्यूज़ बनाते हैं, या फिर जिसे हम ऊतक कहते हैं, टिश्यूज़ मिल करके एक ऑर्गन या फिर अंग बनाते हैं और ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इस तरीके से एक कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो जाती है, यानी बन जाती है। बोलने का मतलब है कि एक कंप्लीट बॉडी को बनने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो आखिर वो बने कैसे? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारा वो सेल है। सेल से ही हमारा बॉडी फॉर्म हुआ है। तो आखिर सेल जो है वो है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि बेसिक है, यानी कि आधारीय है। मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे शरीर में चीज़ें होती हैं वो हमारे सेल में भी होती है। मतलब अगर हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो रेस्पिरेशन हमारे सेल में भी होता है। अगर हम कहते हैं कि डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन हमारे सेल में भी होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हर एक काम को करने के लिए या फंक्शन को करने के लिए सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं सेल से ही वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले तो सेल को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सेल है उसकी हिस्ट्री क्या है। हमें पता कैसे चला कि आखिर हमारे बॉडी में सेल होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक से, जो कि एक डच साइंटिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया था। वो माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता था, पर वो इतना एफिशिएंट नहीं था कि जिसमें हम सेल को देख सकें। तो सेल की खोज में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम देखें तो रॉबर्ट हुक का है, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें उन्होंने 2 लेंसेज का इस्तेमाल किया था। टू लेंसेज यूज़ किया उन्होंने और एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक कॉर्क सेल को देखा। तो कॉर्क जो था वो डेड था, पर उसमें उन्होंने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखे, यानी कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से बॉक्स बना हुआ था। उन्होंने इस तरीके का बॉक्स देखा और उन बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया सेल। तो यहीं से ये वर्ड ओरिजिन होता है, जिसे सबसे पहले स्टार्ट किया था रॉबर्ट हुक ने। अब हम जानते हैं कि वो डेड सेल था, तो इस सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिकांग नहीं होंगे, जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हम रॉबर्ट हुक के बाद जो
कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया है जिसे हम आजकल के लैब में यूज़ करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप कहाँ से डेवलप हुआ? तो रॉबर्ट हुक के जो 2 लेंसेज वाले माइक्रोस्कोप थे उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो 2 लाख टाइम्स हमको चीज़ें बड़ा करके दिखाता है, वो काम करता है इलेक्ट्रॉन बीम के बेसिस पर। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी है वो दी गई थी हमें 1838 में। इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, उनका नाम इंक्लूड है। फर्स्ट नेम है मैथियस स्लाइडन, सेकंड नेम है थियोडोर स्वान, जो कि बहुत फेमस है, स्लाइडन एंड स्वान थ्योरी, जिसे हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। तो इस नाम के साथ सेल थ्योरी जुड़ी हुई है। और सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया है हमें? उन्होंने बताया है कि स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें तो उस ऑर्गेनिज्म में सेल मौजूद होगा ही। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो सेल से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेकंड पर जाएं, फंक्शनल यूनिट, तो फंक्शनल मीन्स होता है फंक्शन, कोई भी चीज़ें हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो वो एक फंक्शन होगा। तो इस पर साइंटिस्ट ने 2 ऑर्गेनिज्म लिया था, जिसमें एक मैंगो ट्री लिया और एक फ्रॉग लिया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग में जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे सेल्स इंक्लूडेड हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो एंजाइम्स सेक्रेट कर रहे हैं जो कि हमारे खाने को या उस फ्रॉग के खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो हमारा स्टमक है या तो गट है, उस पर क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो भी किसके थ्रू होते हैं? सेल्स, यानी कि वो फंक्शंस कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट है जो कि फंक्शंस करते हैं। अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं जिसमें उन्होंने मैंगो ट्री को लिया, तो मैंगो ट्री का चाहे वो रूट हो, चाहे वो शूट हो, या स्टेम हो, या लीफ हो, सारे सेल्स जो उस ट्री में मौजूद हैं वो भी क्या करते हैं? फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें रूट की, तो रूट के जो सेल्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं? उनकी मदद करते हैं। और अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम वाले जो सेल्स हैं वो मदद करते हैं ट्री को किसी फूड को जो उनके लीफ में बनता है उसे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें तो जो रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, वो भी हमारे स्टेम से होते हुए ही ट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ में गार्ड सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? किसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, मतलब जो पौधे हैं या ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो होता है गार्ड सेल्स के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं कि सेल डाई एंड रिप्लेस्ड, तो जो सेल्स होते हैं हमारे शरीर के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के, वो उनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद नए सेल्स बनते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज़। तो हर 120 डेज़ में हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो डाई कर जाता है और न्यू रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो डाई होते हैं एंड उसके जगह पर न्यू सेल्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी ले सकते हैं, जैसे अगर हमें चोट लगती है तो जो चोट लगती है तो उस जगह के सेल्स जो रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं।
तो क्या वो सेल्स ही वापस से उस हमारे जो वुंड है उस पर भरते हैं? नहीं, हमारे न्यू सेल्स जो है वो क्या करते हैं, उन पुराने डैमेज सेल को रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम फोर्थ पे जाएं तो ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो वो किससे होता है? गैमेट से होता है। मतलब एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, तो वो फादर एंड मदर के बॉडी से आता है, देन मर्ज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या तो सेल नंबर्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम देखेंगे कि किस किस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। तो हमारे सराउंडिंग में या फिर हम बोल सकते हैं कि इस अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स भी हमको देखने को मिलते हैं। उनमें आएगा आपका अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब कि इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं जिसे हम नॉर्मली अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसलिए हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सेकंड है फ्यू सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि थाउजेंड्स में हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें फ्यू सेल्स होंगे, जिसमें स्पायरोगायरा है, वॉलवॉक्स है, ये सब आते हैं। थर्ड है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या तो मल्टी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मिलियंस एंड बिलियंस में हो सकते हैं। उसमें आते हैं एनिमल्स, जो कि जिसमें ह्यूमन आएगा, डॉग आएगा, कैट आएगा, काऊ आएगा, बफेलो, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। अगर हम नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट है स्मॉलनेस ऑफ सेल। तो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा हमारा सेल, उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें किसी बड़े सेल की, अगर मान लीजिए एक ये बड़ा सेल है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? जो ये जिसे हम टच कर सकते हैं, सारा इसका सरफेस एरिया होगा, ये सारा नीचे भी होगा, पीछे भी होगा। पर जब हम इसे कट कर देते हैं और हम इसे छोटा बना देते हैं तो इसका अंदर का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, मतलब कि सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा? इंक्रीज हो गया। तो स्मॉलेस्ट जितना होगा सेल, या तो हम बोल सकते हैं स्मॉलनेस जो है किसी भी सेल के फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो सेल रहते हैं उनका जो सरफेस रहता है वहीं से वो सारे एब्जॉर्प्शन करते हैं और रिमूवल ऑफ एनी केमिकल या फिर कुछ भी हो सकता है जिसे वो अपने सेल से रिमूव करते हैं, या तो सराउंडिंग से वो लोग क्या करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं अपने सरफेस के थ्रू। तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उनकी एक्टिविटी, या तो बोल सकते हैं हम फंक्शन जो रहता है वो उतना ही अच्छा होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोला करती हूँ, जब हम किसी नए रास्ते से गुजरते हैं तो हमें वो रास्ता एक बार में याद नहीं होता, पर हम रोज़ जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो हमें वो रास्ता याद हो जाता है। वैसे ही पढ़ाई भी है, अगर हम किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे पहली बार तो वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हमें कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब हम उस टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कोशिका, जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे कि कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका क्या होती है, तो अब हम जानेंगे कि वास्तव में कोशिका की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता कैसे है। तो हमारे पास दो कोशिकाएं हैं, जैसे कि हमने पूरे किंगडम को या बोल सकते हैं सारे एनिमल्स और प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल। तो जब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल में एक स्पेशल पार्ट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस
तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो हम बोल सकते हैं जैसे हमारे बॉडी का ब्रेन जो रहता है वैसे ही न्यूक्लियस जो रहता है वो किसी सेल का ब्रेन जैसा है, क्योंकि वो सारे फंक्शंस को कराता है किसी सेल के अंदर। तो जब हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो वो जो साइटोप्लाज्म होगा वो ऐसा मैट्रिक्स होगा या ऐसा चिपचिपा गाढ़ा बोल सकते हैं लिक्विड होगा जो कि आपके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जितना भी मैट्रिक्स पाया जाएगा उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, जब हम न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो इससे कंफ्यूज होना नहीं है, हमें समझना है कि जब सेल की बात होगी, सेल में दो चीज़ें हमेशा आएंगी, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कि डेंस मैट्रिक्स या फिर डेंस लिक्विड जो कि कहाँ पे रहेगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में, मतलब उसमें न्यूक्लियस एडेड नहीं है। पर जब हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि कंप्लीट जितना भी मैट्रिक्स किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर में है वो सारा क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ये तो हम सभी को पता है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किस वजह से होता है, पहला है क्लोरोप्लास्ट जो कि किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, पर हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल में नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें वैक्यूल की, तो ये जो वैक्यूल है ये बहुत बड़ा है प्लांट सेल में। इसका रीज़न ये है कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, मतलब कि उनके बॉडी में वेस्ट निकालने के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में होता है, हम फूड डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। हम यूरिन के थ्रू भी जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। पर प्लांट्स में या ट्रीज़ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी पुरानी लीव्स होती है उनमें, या फिर अपने जो ये वैक्यूल्स होते हैं इनमें, वो लोग अपने बॉडी की, जो कि बहुत कम वेस्ट होता है उनके बॉडी में, उससे वो यहाँ पर स्टोर करते हैं। इसलिए इनके वैक्यूल्स बड़े होते हैं। वैक्यूल्स तो एनिमल सेल्स में भी होते हैं पर वो थोड़े छोटे होते हैं। तो ये मेजर टू डिफरेंस हमको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड वैक्यूल जो रहता है वो लार्ज होता है किस पे, प्लांट सेल में। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। इसी सेल वॉल की वजह से जो प्लांट होते हैं वो रिजिड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कड़क होते हैं। किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। अब हम आगे बढ़ेंगे जब, तो ये 3 चीज़ें हमको याद रहेंगी, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। नेक्स्ट हम अगर बात करें किसी सेल की, तो सेल में होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि बहुत डेंस होता है ना, गाढ़ा होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस। देन बाहर में हमारे पास होगा क्रोमैटिन फाइबर, यानी कि जो क्रोमैटिन है उनका फाइबर प्रेजेंट रहेगा किस पे, न्यूक्लियस में। देन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल को शेप देगा और कवर करके रखेगा। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, जो मैंने आपको बताया कि डेंस मैट्रिक्स जो कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं जो कि हमारे बॉडी में ऐसे जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। या तो सेल डेब्रीज रहती हैं, जो सेल्स रहते हैं उनके डेब्रीज को क्या करता है वो रिमूव करता है, डाइजेस्ट कर देता है।
अब बात आती है सुसाइडल बैग की। तो हम सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम खुद में भी डैमेज हो जाता है, कुछ लाइसोसोम्स डैमेज हो जाते हैं और डैमेज हो करके वो खुद को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इसके सराउंडिंग है उसमें इस तरीके के डॉट्स नहीं पाए जाते हैं, और जब पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हम पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारी सेल की पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो सेल जितने भी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोला करती हूँ, जब हम किसी नए रास्ते से गुजरते हैं तो हमें वो रास्ता एक बार में याद नहीं होता, पर हम रोज़ जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो हमें वो रास्ता याद हो जाता है। वैसी ही पढ़ाई भी है, अगर हम किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे पहली बार तो वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हमें कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब हम उस टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कोशिका, जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे कि कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका क्या होती है, तो अब हम जानेंगे कि वास्तव में कोशिका की जो संरचना होती है या स्ट्रक्चर होता है वो होता कैसे है। तो हमारे पास दो कोशिकाएं हैं, जैसे कि हमने पूरे किंगडम को या बोल सकते हैं सारे एनिमल्स और प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल। तो जब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल में एक स्पेशल पार्ट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो हम बोल सकते हैं जैसे हमारे बॉडी का ब्रेन जो रहता है वैसे ही न्यूक्लियस जो रहता है वो किसी सेल का ब्रेन जैसा है, क्योंकि वो सारे फंक्शंस को कराता है किसी सेल के अंदर। तो जब हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो वो जो साइटोप्लाज्म होगा वो ऐसा मैट्रिक्स होगा या ऐसा चिपचिपा गाढ़ा बोल सकते हैं लिक्विड होगा, जो कि आपकी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जितना भी मैट्रिक्स पाया जाएगा उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, जब हम न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो इससे कंफ्यूज होना नहीं है, हमें समझना है कि जब सेल की बात होगी, सेल में दो चीज़ें हमेशा आएंगी, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कि डेंस मैट्रिक्स या फिर डेंस लिक्विड, जो कि कहाँ पे रहेगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में, मतलब उसमें न्यूक्लियस एडेड नहीं है। पर जब हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि कंप्लीट जितना भी मैट्रिक्स किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर में है वो सारा क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ये तो हम सभी को पता है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किस वजह से होता है, पहला है क्लोरोप्लास्ट, जो कि किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, पर हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल में नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें वैक्यूल की, तो ये जो वैक्यूल है ये बहुत बड़ा है प्लांट सेल में। इसका रीज़न ये है कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, मतलब कि उनके बॉडी में वेस्ट निकालने के लिए कोई अलग सा सिस्टम नहीं होता जैसे हमारी बॉडी में होता है।
हम फूड डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। हम यूरिन के थ्रू भी जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। पर प्लांट्स में या ट्रीज़ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी पुरानी लीव्स होती है उनमें, या फिर अपने जो ये वैक्यूल्स होते हैं इनमें, वो लोग अपने बॉडी की, जो कि बहुत कम वेस्ट होता है उनके बॉडी में, उससे वो यहाँ पर स्टोर करते हैं। इसलिए इनके वैक्यूल्स बड़े होते हैं। वैक्यूल्स तो एनिमल सेल्स में भी होते हैं, पर वो थोड़े छोटे होते हैं। तो ये मेजर 2 डिफरेंस हमको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड वैक्यूल जो रहता है वो लार्ज होता है। किस पे? प्लांट सेल में। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। इसी सेल वॉल की वजह से जो प्लांट होते हैं वो रिजिड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कड़क होते हैं। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। अब हम आगे बढ़ेंगे जब, तो ये 3 चीज़ें हमको याद रहेंगी, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। नेक्स्ट हम अगर बात करें किसी सेल की, तो सेल में होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि बहुत डेंस होता है ना, गाढ़ा होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस। देन बाहर में हमारे पास होगा क्रोमैटिन फाइबर, यानी कि जो क्रोमैटिन है उनका फाइबर प्रेजेंट रहेगा किस पे? न्यूक्लियस में। देन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को शेप देगा और कवर करके रखेगा। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, जो मैंने आपको बताया कि डेंस मैट्रिक्स जो कहाँ पे होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं जो कि हमारे बॉडी में ऐसे जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। या तो सेल डेब्रीज रहती हैं, जो सेल्स रहते हैं उनके डेब्रीज को क्या करता है वो रिमूव करता है, डाइजेस्ट कर देता है। अब बात आती है सुसाइडल बैग की। तो हम सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम खुद में भी डैमेज हो जाता है, कुछ लाइसोसोम्स डैमेज हो जाते हैं और डैमेज हो करके वो खुद को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इसके सराउंडिंग है उसमें इस तरीके के डॉट्स नहीं पाए जाते हैं, और जब पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हम पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी सेल की पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो सेल जितने भी एनर्जी फॉर्म करती है एटीपी के फॉर्म पे, उस एटीपी को कहाँ पे स्टोर करके रखती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट गोल्गी बॉडी है, दोनों में रहेगा, और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंप्लीट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे ये भी बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स को पहले पढ़ाऊँ। अब ये सेल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे जिसमें हम सेल को कंप्लीट करेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वे भी यहाँ पे आकर के साइंस को ईजिली पढ़ सकें। थैंक यू।